आदाब। लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने अवध के पहले नवाब सादत खान बुरहानुल मुल्क की तारीख 3 किस्तों में पेश की थी, इसी तरह आज मैं आपके सामने अवध के दूसरे नवाब अबुल मंसूर सफदरजंग की हिस्ट्री पेश कर रहा हूँ। पहली किस्त मुलाहिजा फरमाइए। नवाब बुरहानुल मुल्क के इंतकाल के बाद अवध के 2 दावेदार सामने आए। एक नवाब बुरहानुल मुल्क के भतीजे नवाब शेरजंग और दूसरे उनके भांजे और दामाद अबुल मंसूर सफदरजंग। चूँकि नादिर शाह इस वक्त दिल्ली के तख्त पर काबिज था, इसलिए दोनों ही दावेदारों ने अपना अपना दावा नादिर शाह के सामने पेश किया। नवाब सादत खान के वकील राजा लक्ष्मी नारायण ने नवाब सफदरजंग के हक़ में वकालत करते हुए नादिर शाह से कहा कि नवाब सादत खान ने अपनी ज़िंदगी में ही उनको अपना कायम मुकाम बना दिया था और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी थी। वो एक अच्छे सियासतदान और मजे हुए सिपह सालार भी हैं और अवाम भी उससे खुश हैं। नवाब सफदरजंग आपकी खिदमत में नजराना भी पेश करने को तैयार हैं। लालची नादिर शाह ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और 2 करोड़ रुपये नजराने की शक्ल में लेकर मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम के हक़ में फ़ैसला कर दिया। नादिर शाह दिल्ली से रुखसत हुआ तो उसने दिल्ली का तख्त मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह को वापस दे दिया। दिल्ली के तख्त पर बैठते ही मोहम्मद शाह ने अवध के नए नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम को सफदरजंग का खिताब दिया। इस तरह वो नवाब सफदरजंग के नाम से मशहूर हुए। नवाब सफदरजंग ने नवाब सादत खान के बनाए हुए बंगले को तरक्की दी और एक नए शहर फैज़ाबाद की बुनियाद रखी। 18वीं सदी के आखिरी दौर तक बंगला और फैज़ाबाद दोनों ही नाम राइज थे, मगर बाद में फैज़ाबाद बाकी रहा। लफ्ज़ बंगला सिर्फ किताबों की जीनत बन गया। नवाब सफदरजंग जब 15 साल के थे तो उनके मामू नवाब सादत खान ने उन्हें ईरान से बुलवा लिया। वो अपने वालिद के हमरा गुजरात होते हुए सूबा अवध पहुँचे। कुछ साल बाद यहाँ उनकी शादी नवाब सादत खान की बेटी से हुई। नवाब सादत खान ने उन्हें अवध का नायब सूबेदार बनाया और हुकूमती निज़ाम की बारीकियाँ उन्होंने नवाब सादत खान के दीवान आत्माराम से सीखी। नवाब सादत खान जब भी दिल्ली जाते तो उनकी जगह हुकूमती निज़ाम नवाब सफदरजंग देखते थे। अपनी वली अहदी के ज़माने में यानी 1737 में जब तिलोई के राजा नवल सिंह से नवाब सादत खान की जंग हुई तो इस लड़ाई में नवाब सफदरजंग भी शरीक हुए थे। इस जंग में राजा नवल सिंह को शिकस्त हुई और वो भागकर अमेठी के किले में जा छुपा। जिस फौज ने राजा का पीछा किया था उसकी कमान नवाब सफदरजंग के हाथ में थी। फौज ने अमेठी का किला घेर लिया। राजा नवल सिंह अपनी बची खुची ताकत के साथ मुकाबले पर निकला, मगर इसको दोबारा शिकस्त हुई और अमेठी के किले पर नवाब सफदरजंग ने कब्जा कर लिया। 1737 में जब मराठा सरदार बाजीराव ने भोपाल पर हमला किया तो भोपाल के सूबेदार निज़ामुल मुल्क ने अवध से फौजी मदद मांगी। जो फौज भोपाल के लिए अवध से रवाना हुई थी उसकी क़यादत नवाब सफदरजंग कर रहे थे। नवाब सफदरजंग की भोपाल की तरफ पेशकदमी की खबर जब मराठों को लगी तो मल्हार राव होलकर की क़यादत में एक फ़ौजी दस्ता राह में हायल हो गया, जिसकी वजह से नवाब सफदरजंग आगे न बढ़ सके और दोनों फौजें आमने सामने खेमाजन हो गईं, मगर जंग न हुई। तवील इंतज़ार के बाद नवाब सफदरजंग वापस अवध की तरफ लौट गए। 1739 में हुकूमत मिलते ही नवाब सफदरजंग को परेशानियों ने घेर लिया। सादत खान के इंतकाल की खबर मिलते ही बहुत से ज़मींदारों और राजाओं ने सर उठाना शुरू कर दिया, जिनमें तिलोई और अमेठी के करीब के जागीरदार शेख नुसरतुल्ला, फरतुल्ला और जगदीशपुर के पठान सरदारों के अलावा सीतापुर के करीब लहरपुर, नबीपुर, कटेसर के राजा नवल सिंह गौड़ वगैरह भी शामिल थे। नवाब सफदरजंग ने अपनी फ़ौज और मुगलिया फ़ौज की मदद से तमाम बागियों का सर कुचल कर सूबे में दोबारा अमन कायम किया। 1742 में जब मराठों ने बंगाल का रुख किया तो वहाँ के मुग़ल सूबेदार अली वर्दी खान ने मुग़ल शहंशाह से मदद मांगी तो मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह ने नवाब सफदरजंग को हुक्म दिया कि अली वर्दी खान की मदद को फ़ौज भेजें। नवाब सफदरजंग अपनी फ़ौज के हमरा 1742 में पटना की तरफ रवाना हुए, मगर उनके पटना पहुंचने से पहले ही अली वर्दी खान ने मराठा फ़ौज को बंगाल से बाहर निकाल दिया। नवाब सफदरजंग रास्ते से ही वापस आ गए। 1743 में नवाब सफदरजंग को मोहम्मद शाह ने दिल्ली बुला भेजा तो नवाब सफदरजंग ने हुकूमती निज़ाम अपने नायब सूबेदार राजा निवल राय को सौंपे और ख़ुद दिल्ली चले गए। दिल्ली पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें कश्मीर का सूबेदार भी बना दिया गया है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर इंतशार का शिकार हो चुका था। नवाब सफदरजंग ने अपनी जगह अपने मामूजाद भाई शेरजंग को कश्मीर रवाना किया।
اس طرح انہوں نے اودھ کے ساتھ ساتھ کشمیر کی بھی صوبیداری حاصل کر لی۔ 1742 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد خان نامی سردار نے احمد شاہ ابدالی کے لقب کے ساتھ قندھار میں اپنی حکومت قائم کی اور اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ قندھار سے دہلی تک تمام شہروں میں اس نے خوب لوٹ پاٹ مچائی۔ احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کی خبر ملتے ہی مغل شہنشاہ نے اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ 6 سرداروں کی قیادت میں مغلیہ فوج مقابلے پر نکلی، جن میں نواب ذوالفقار جنگ، وزیر قمر الدین خان، نواب صفدر جنگ اور جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ اور کابل کے سابق صوبیدار ناصر خان وغیرہ تھے۔ مغلیہ فوج اور ابدالی کا مقابلہ سرہند کے مقام پر ہوا۔ شاہی فوج کی قیادت شہزادہ احمد کے ہاتھ میں تھی۔ اس لڑائی کی داستان طویل ہے، بس یوں سمجھیے کہ اس لڑائی میں مغلیہ فوج کے ایک سردار قمر الدین خان زخمی ہو کر انتقال فرما گئے اور ابدالی کے پیر اکھڑ گئے اور وہ لاہور کی طرف واپس چلا گیا۔ جس وقت مغلیہ فوج احمد شاہ ابدالی سے لڑنے دہلی سے نکلی، شہنشاہ محمد شاہ بیمار تھے۔ بیماری کی وجہ سے 25 اپریل 1748 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کی خاص بیگم ملکہ زمانی نے شہنشاہ کی موت کو پوشیدہ رکھا اور اپنے سوتیلے بیٹے شہزادہ احمد کو فوراً دہلی پہنچنے کا پیغام بھجوایا۔ پیغام ملتے ہی شہزادہ احمد نے اپنے مشیر خاص نواب صفدر جنگ سے مشورہ کیا۔ نواب صفدر جنگ نے اسی دن شہزادے کو مجاہد الدولہ احمد شاہ غازی کے خطاب کے ساتھ مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ قرار دے دیا۔ نئے شہنشاہ نے خوش ہو کر نواب صفدر جنگ کو مغلیہ سلطنت کا نیا وزیر اعظم بنایا۔ اس کے بعد شہزادہ دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دہلی پہنچ کر باقاعدہ نواب صفدر جنگ کی وزارت کا اعلان کیا گیا اور اجمیر کی صوبیداری بھی عطا ہوئی۔ اسی دن ان کے ولیعہد فرزند مرزا جلال الدین حیدر کو شجاع الدولہ بہادر کا خطاب شہنشاہ احمد کی طرف سے دیا گیا، جو آگے چل کے اودھ کے تیسرے نواب ہوئے۔ اسی دن میر بخشی سعادت خان کو الہ آباد کی صوبیداری بھی عطا کی گئی۔ نواب صفدر جنگ نے میر بخشی کو اجمیر کی صوبیداری دے کر ان سے الہ آباد کی صوبیداری بدل لی، کیونکہ الہ آباد اودھ سے ملا ہوا صوبہ تھا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے کی دوسری کڑی جلدی آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔